तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे एग्जाम के 18 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन्हें हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर मैथ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल अर्जुन मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम लोग लगातार वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि मजदूरों के दो प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तब इसी प्रकार के कार्य को करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूरों और 8 दूसरे प्रकार के मजदूरों को कितना समय लगेगा। यानी देखिए, 12 मजदूर जो हैं वो पहले प्रकार के हैं, वो किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जो 12 मजदूर हैं वो किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और ये पहले प्रकार के मजदूर हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 4 पहले प्रकार के और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर आपको लगाने पड़ेंगे और लगाने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि कितने समय में ये कार्य को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जो पहले प्रकार के मजदूर हैं वो दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा काम करते हैं। यानी अगर आप देखें कि आपका ये जो दूसरा प्रकार का मजदूर है, अगर वो एक काम करता है तब तक ये कितने काम कर ले जाते हैं, 3 काम कर ले जाते हैं। तो ये जो 4 मजदूर हैं, जब तक ये 8 काम करेगा तब तक ये कितने काम कर देंगे। यानी ये करेगा 8 काम तो ये कर देंगे 12 काम। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 20। और उसके बाद चूंकि देखिए यहाँ पर हमारा है 3, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले प्रकार के मजदूर 3 गुना काम करते हैं, तो 3 से यहाँ गुणा करवा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10 दूना 20 और 2 छः 12, तो 6 तारीख कितना हो जाएगा, 18 दिन। यानी उनको कितना समय लगेगा, 18 दिन लगेगा काम को करने में। तो ऑप्शन नंबर सी में 18 दिन दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मोहित की आयु सोनू की आयु से 2 गुना से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। तो मोहित की वर्तमान आयु कितना है। देखिए, मोहित है और सोनू है। अगर हम कहें कि मोहित की वर्तमान आयु यक्स है तो सोनू की कितना होगा, तो आप कहेंगे 61 माइनस यक्स, क्योंकि इन दोनों का योग 61 था। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मोहित बढ़ेगा तो हो जाएगा यक्स प्लस 3 और सोनू बढ़ेगा तो हो जाएगा 61 माइनस यक्स प्लस 3, मतलब 64 माइनस यक्स। ठीक है। कह रहा है कि अब जो मोहित है वो सोनू की आयु के 2 गुने से, यानी मोहित यानी यक्स प्लस 3, सोनू की आयु यानी 64 माइनस यक्स के 3 गुने से, यानी गुणा 3 कर देंगे। 8 वर्ष कम होगा तो -8 कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12 और तीछक 18। आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुना है, यहाँ पे सॉरी 2 गुना है। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और आपका 2 छः 12, यानी 128 माइनस 2x माइनस 8। अब ये 2x जो है यक्स के पास आएगा तो बन जाएगा 3x और यहाँ पर हो जाएगा आपका 128 में से 8 जाएगा तो बचेगा 120। 120 में से फिर इस 3 को घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 117 बचेगा। 3 से काट दीजिए तो यक्स बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 नवा 27। यानी यक्स हमने किसको माना था, मोहित की आयु को माना था और मोहित की आयु कितना आ गया, 39 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। यानी अगर हम लाल गेंद और नीला गेंद को देखें और उनका अनुपात निकालें तो बराबर आता है। कहने का मतलब ये है कि जो अनुपात है वो इक्वल आता है। ठीक है, स्थिर है। कह रहा है जब उसमें 44 लाल गेंद थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यानी देखिए, एक बैग है, इसमें 2 प्रकार की गेंदें हैं, एक है आपका रेड और एक है आपका ब्लू, और इनका अनुपात यानी रेड अनुपाते जो ब्लू है वो स्थिर है। ठीक है।
अगर कह रहा है कि लाल गेंद 44 है तो उस टाइम अगर ब्लू गेंद देखा जाए तो 36 है, तो अनुपात कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 4 से इसको काट दीजिए, यानी 44 अनुपात 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 और यहाँ हो जाएगा 9। यानी अगर हम रेड और ब्लू गेंदों का अनुपात निकालें तो 11 अनुपात 9, और ये अनुपात स्थिर है, मतलब अब ये बदलेगा नहीं। कह रहा है यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है, यानी नीले गेंदों की संख्या कितना हो गया अब? 54 हो गया। तो कह रहा है लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी, रेड की कितनी होगी, यही पूछ रहा है। तो देखिए पहले 9 था, 9 से 54 हुआ है तो कितने का गुणा हुआ है? 6 का। इसका मतलब इसके ऊपर यानी 11 में भी 6 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 66। इसका मतलब ये है कि जो लाल गेंदों की संख्या है वो 66 है। तो ऑप्शन नंबर सी में 66 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, यानी एक तरीके का शंकु इस तरीके का है और इसके जो आधार की त्रिज्या यानी आर वो ऊंचाई का कितना है? तिहाई है, मतलब h/3 है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक गोले के आयतन के बराबर है, यानी एक तरीके का गोला है और शंकु का आयतन गोले के आयतन के क्या है? बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात बताइए। तो शंकु की त्रिज्या को हमने स्मॉल आर माना, तो गोले की त्रिज्या को हम कैपिटल आर मानते हैं। तो आप जानते हो कि जो शंकु का आयतन होता है यानी शंकु का आयतन वो कितना होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद जो गोले का आयतन होता है वो क्या होता है आपका? यहाँ लिख देंगे गोले का आयतन वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर हमने कैपिटल आर लिखा है ताकि आप दोनों में अंतर कर पाएं। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो चलिए बराबर कर देते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 खत्म, पाई से पाई खत्म। ये जो आर है यहाँ पर अगर हम एच की वैल्यू निकालें तो इसका 3 में गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा 3r, यानी एच बराबर है 3r। तो यहाँ पे आर स्क्वायर पहले से ही है गुणे, अब एच की जगह पर हमको कितना लिखना है? 3r लिखना है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4r क्यूब। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमसे पूछ रहा था शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या, तो यहाँ पे आर स्क्वायर और आर का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आर क्यूब गुणे 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे आर क्यूब। तो इस आर क्यूब को अपनी जगह पर रखेंगे, गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/3। अब ये जो 3 लिखा है घात में उधर जाएगा तो घनमूल बन जाएगा, यानी r/r बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में यहाँ पर 3, यहाँ 4 लिख देंगे और बटा को लिख देंगे ऐसे दशमलव में, दशमलव नहीं अनुपात में, और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर 3। इसका मतलब ये है कि जो अनुपात आएगा वो आएगा 4/3, लेकिन ये आपका क्यूब रूट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा ये मैच कर रहा है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए, बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर सी टैंकर बी से 2 गुना तेज है और टैंकर बी टैंकर ए से 2 गुना तेज है, यानी ए है, बी है और सी है। अगर ये मान लेते हैं एक में भरता है तो ये 2 में भरता है तो ये 2 गुना है तो ये 4 में भरेगा, यानी अगर हम यक्स मान लें यहाँ पर तो इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर तेज जो है मान लेते हैं सबसे धीमा जो हमको देखने को मिला वो मिला ए, क्योंकि ए से 2 गुना है बी और बी से 2 गुना है सी, यानी सी जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में क्या करेगा? टंकी को भर देगा, टंकी को नहीं स्विमिंग पूल को। तो कह रहा है स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए ये इनकी क्षमता है, यानी ये इनकी क्षमता है। और जब हम लोग जानते हैं कि कार्य जो होता है वो क्षमता का क्या होता है? विपरीत होता है। तो ये जो 4 है वो आ जाएगा ए के पास और 2 अपनी जगह बना रहेगा, 1 चला जाएगा सी के पास। तो ये हो जाएगा अगर ए को माने तो ये बन गया 4x, ये बन गया 2x और ये बन गया x। तो इसका अगर हम निकालें 1 घंटे में कितना भरता है तो 1/4x, और ये भरता है 1/2x, ये भरता है 1/x, तीनों मिलकर भरते हैं 1 घंटे में 1/10 भाग। अब अगर हम लोग इसका आपका लसा ले तो ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 एक कम 4। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10। अब 4 2 6 अब 1 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7, यहाँ x लगा है तो 7/4x बराबर 1/70।
तिर्यक गुणा करवा देंगे तो यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 70, यानी 10 सत्ते 70 और 4 यहाँ पे रहेगा। कहने का मतलब ये है कि यक्स की वैल्यू आ गई कितना, 70/4। लेकिन हमारा जो ए था वो भरता था 4 यक्स, तो यहाँ पे 4 गुणे यक्स की जगह पर 70/4 कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आया 70। यानी अगर हमको टैंकर को भरना है, यानी टैंकर ए द्वारा स्विमिंग पूल को भरना है, तो आपका जो नल ए है उसको 70 घंटे खुला छोड़ेंगे, तब जाके वो क्या करेगा, उस पूरे स्विमिंग पूल को अकेला भर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में 70 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि किसी कक्षा में 9 आपके क्या हैं, छात्र हैं और कुछ छात्राएं हैं। ठीक है, आपका 9 छात्र और क्या है, कुछ छात्राएं हैं। हमारा जो पेन टैब का नीब है वो गिर गया है, थोड़ा सा उसको हम लोग क्या करते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो चलिए मैनेज हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग सवाल पढ़ लेते हैं। किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है और आपका छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत है आपका यहाँ पर देख रहे हैं 14। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मान लेंगे कि कक्षा में कुल छात्रों की जो संख्या थी वो आपका यहाँ पर यक्स थी। ठीक है, यक्स नहीं, क्योंकि लड़कियों की संख्या हमको पता करना है। अगर लड़कियों की संख्या पता हो जाएगी तो उसको लड़कों की संख्या से जोड़ देंगे तो पूरे कक्षा का आपका लड़कों और लड़कियों की संख्या पता चल जाएगा, जो कि हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखा है कि 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं, तो छात्राओं की संख्या मान लेंगे यक्स। तो कुल अगर हम विद्यालय के छात्र और छात्राओं की संख्या देखें तो हो जाएगी 9 प्लस यक्स, और इनके कुल प्राप्तांकों का औसत है 13.1। यानी हम ये योग निकाल रहे हैं। योग बराबर आपका क्या होता है, संख्या गुणते औसत। संख्या हम माने 9 प्लस यक्स, गुणे औसत कर दिए 13.1। अब 9 छात्र हैं, अब 9 छात्र का जो प्राप्तांक का औसत है वो है 12। तो हम यहाँ पर योग निकाल दिए कि 9 छात्रों का योग कितना होगा, प्लस अब जो छात्राएं बची हैं जिनकी संख्या हम यक्स माने हैं, उनका जो आपका जो औसत है वो है 14। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करवा लेंगे। तो जब गुणा करवा लेंगे तो 9 एक कम 9 और आपका 9 त्रिक 27 और 9 कम 9 और 2 11, यानी ये हो जाएगा 117.9 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 13.1 यक्स बराबर 12 नवैया हो जाता है 108 और यहाँ पर हो जाएगा 14 यक्स। आपको 108 को 117 में से घटाना पड़ेगा, तो 17 में से 8 गया 9, यानी 9.9 बचेगा। और इधर अगर हम घटाएं 14 में से 13.1 तो ये बचेगा 0.9 यक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम काटें दशमलव से दशमलव काट दें और 9 से इसको काट दें तो ये हो जाएगा 11, क्योंकि आप जानते हो 11 9 99 होता है। ये छात्राओं की संख्या, ये किसकी संख्या है, छात्रा की संख्या है। लड़के कुल कितने हैं, तो 9 हैं। तो कुल कितने विद्यालय में लड़के और लड़कियां हैं, तो 11 लड़कियां हैं और 9 लड़के हैं। मिला देंगे तो हो जाएगा 20 छात्रा, छात्र प्लस छात्राएं। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं हमारा बी दिया है, मतलब 20 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है वो कह रहा है आपका कि ये जो चित्र है उसको आप ध्यान से देखिए और पढ़िए नीचे सवाल। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है उपरोक्त वृत्त में चाप ए बी को स्पर्श रेखा, चाप ए बी का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक का बात कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला चाप की बात कर रहा है। कह रहा है चाप ए बी को स्पर्श रेखा डी से, यानी स्पर्श रेखा यहाँ पर डी है, डी से डी बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। डी बिंदु पर मिलाने के लिए क्या किया गया है, इसको बढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको और पढ़ेंगे आगे। कह रहा है यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और डी ई बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो बीडी की लंबाई ज्ञात करिए। बहुत ही सरल सवाल है और बहुत ही आसानी से लगने वाला है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि जब आपका वृत्त कुछ इस तरीके से बने, ठीक है, और यहाँ पर ये एक तरीके का छेदक रेखा है जो वृत्त को छेदती हुई आगे जा रही है, और यहाँ पर है ये एक स्पर्श रेखा, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, यहाँ पर है डी और यहाँ पर है ई। ये जो ईडी है यानी स्पर्श रेखा जो है जिसको यहाँ पे नाम दिया है डीई, तो डीई बराबर फार्मूला होता है कि अगर हम डीई का स्क्वायर कर दें
और इस पूरे छेदक रेखा को एक बार नापें, यानी एडी को नाप लें। फिर उसका गुणा ये जो बाहर की जो रेखा है उससे करवा दें, यानी बीडी से करवा दें। तो हमारा ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो डीई दिया है कितना, 8, तो हम लोग लिख देंगे 8 का स्क्वायर। एडी जो है, देखिए एडी दो भागों में बटा हुआ है, एक भाग है आपका ए बी और दूसरा भाग है आपका बी डी, और यहाँ पर गुणे बी डी कर देंगे। तो बी डी कितना दिया है, हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बी डी को अगर हम यक्स मान लें तो हम उसकी जगह पर यक्स रख देंगे। तो 8 ठाई हो गया 64। ए बी की वैल्यू देखो दिया है, कितना दिया है 12, और बी डी को हम मान रहे यक्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका यक्स, ठीक है। तो ये गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 64 बराबर 12x प्लस यक्स स्क्वायर। जब उसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे, यानी 64 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो यक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका खंड करेंगे तो आप जानते हो कि 16 चौका 64 होता है, तो 16x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 4x माइनस 64 बराबर 0। तो एक कोष्टक में आएगा यक्स प्लस 16, दूसरे में आएगा आपका यक्स माइनस 4 बराबर 0 के। एक बार यक्स प्लस 16 बराबर 0 कर देंगे और एक बार यक्स माइनस 4 बराबर 0। तो यक्स बराबर आपका आ जाएगा 4, और यहाँ यक्स बराबर आ जाएगा आपका माइनस की 16। तो हमको माइनस की 16 तो लेना नहीं है, तो हमको क्या रखना है, मान 4 रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हमारा 4 सेंटीमीटर दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो बीडी की लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दोगुना बड़ा होगा। 7 साल बाद की बात कर रहा है। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। विराट की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए, अगर हम बात करें कि मोहिंदर और विराट, यहाँ पे विराट है और यहाँ पर है मोहिंदर। अगर बात करें विराट की वर्तमान आयु का, तो 5 साल पहले जो मोहिंदर की आयु थी विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। तो अभी ये जो आयु माने हैं हम लोग, ये 5 वर्ष पहले की है, ठीक है। वर्तमान आयु अभी नहीं माने हैं। 5 वर्ष पहले अगर विराट यक्स वर्ष के होंगे, तो यहाँ पे जो आपका मोहिंदर है वो विराट की आयु का 2/5, यानी 2/5 यक्स, और यहाँ पर 1 वर्ष कम था तो -1 घटा देते हैं। अब वर्तमान में आते हैं, यानी अभी 5 साल पहले से कहाँ आते हैं, वर्तमान में। जब वर्तमान में आएंगे तो 5 साल हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों में जोड़ना पड़ेगा। तो विराट यक्स प्लस 5 के, और यहाँ पे 2x/5 माइनस 1 प्लस 5, ये हो जाएगा 2x/5 प्लस 4। ये हो गया मोहिंदर और ये हो गए विराट साहब। तो यहाँ पर अब क्या करा है कि वर्तमान से 7 साल बाद, तो अब 7 साल दोनों में, वर्तमान से अब 7 साल बाद चलते हैं, ठीक है। 7 साल बाद जैसे जैसे प्रश्न का है हम लोग वैसे करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 7 जोड़ेंगे तो यक्स प्लस 5 प्लस 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 12, ये विराट। और उसके बाद मोहिंदर कितने का, तो हो जाएगा 2x/5 प्लस 4, यहाँ पर प्लस 7, तो ये हो जाएगा 2x/5 प्लस 11, ये मोहिंदर है, ठीक है। अब इनकी आयु में क्या रिलेशन है, तो कह रहा है जो मोहिंदर हैं उनसे बड़ा होगा, यानी विराट मोहिंदर से दोगुना बड़ा होगा। तो विराट हैं यक्स प्लस 12, और मोहिंदर साहब हैं आपके 2x/5 प्लस 11। अब मोहिंदर की आयु से 2 वर्ष दोगुना बड़ा होगा, तो गुना का मतलब होता है 2 से हम गुणा करवा दें। तो 2 से गुणा करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका यक्स प्लस 12, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x/5 प्लस 22। अब आपको क्या करना है कि यक्स में से 4x/5 को घटाएंगे तो बचेगा x/5, और 22 में से 12 को घटाएंगे बचेगा 10। तो गुणा करवा देंगे तो यक्स बराबर आ गया 50। हमने यक्स क्या माना था, विराट की आयु। तो आप देखिए ऑप्शन में कभी कहीं पर भी आपको 50 नहीं नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने विराट की जो आयु मानी थी वो 5 वर्ष पहले मानी थी। अगर वर्तमान की बात करें तो इसमें 5 साल जोड़ना पड़ेगा, तो 55 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 50 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं बी में 55 वर्ष दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग एक ही बार में क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। कैसे? देखिए, दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। चाल दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं। तो ये चाल हो गया, गुणे समय, समय दिया है 10 सेकंड। अब यहाँ पर पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, तो पुल की लंबाई है 100, रेलगाड़ी की लंबाई मान लेंगे यल। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 18 पचे 90 और 5 पचे 25, 25 का 10 में गुणा होगा तो हो जाएगा 250। 250 में से हम लोग 100 को घटा देंगे तो आएगा 150, और यही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है। तो देखिए, मान लेते हैं ये घर है, यहाँ पर खिड़की बनी हुई है, और यहाँ से खिड़की से मतलब सीढ़ी लगा रहे हैं जो कि 13 मीटर क्या है, लंबी है, जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर ऊपर है। यानी जो खिड़की है वो जमीन से कितना मीटर ऊपर है, 12 मीटर क्या है, ऊपर है, और यहाँ से जमीन से आपका सीढ़ी लगा हुआ है। यदि इसके पाद को, यानी सीढ़ी के पाद को, यहाँ वाले को, उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए, यानी मान लेते ये चौड़ी सड़क है, इधर घर रहा होगा। अब इस सीढ़ी को उठा दिया जाता है और इसी बिंदु पर स्थिर रखा जाता है, और इसको उठाकर इस तरफ ऐसे लगा दिया जाता है, यानी 13 मीटर सीढ़ी है तो 13 मीटर रहेगी। उसके बाद कह रहा है तो यह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। तो खिड़की तक कितना पहुंची, 5 मीटर तक ये खिड़की रहा, और जमीन से देखा गया कि 5 मीटर ऊंचाई तक ये पहुंची। तो सड़क की चौड़ाई बताइए। तो आप जानते हो कि ये एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो समकोण त्रिभुज में अगर लंब 12 है, कर्ण आपका 13 है, तो आधार 5 होगा। ऐसे यहाँ अगर हम देखें कि लंब 5 है, कर्ण 13 है, तो आधार 12 होगा, और 12 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 मीटर। यानी जो आपका सड़क है वो 17 मीटर चौड़ी है। तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहे हैं हमारा, 17 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1600 रुपए की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है आपसे, तो फार्मूला होता है PRT इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे 100 कर देंगे। तो आपका देखिए, SI पूछ रहा है, और P दिया है 1600 रुपया, T दिया है आपका 6 साल, R दिया है 5 बटा क्या कर देंगे, 100। डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, और 6 पंचे 30 और 16 तियाँ 48, यानी 480 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बी में देखें तो 480 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो सवाल है कह रहा है कि यदि बहुलक और माध्यिका, यहाँ पर मध्यिका नहीं माध्यिका रहेगा, ठीक है, माध्यिका के बीच का अंतर 2 है। यानी अगर बहुलक में से हम माध्यिका घटा दें तो अंतर कितना आता है, 2 आता है। माध्यिका और माध्य के बीच अंतर बताइए। यानी माध्यिका और माध्य, माध्य को हम स्मॉल एम से दिखा दें तो यही हमसे आंसर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। तो बहुलक आपका अगर हम देखें तो यहाँ से बहुलक का मान निकाल लेते हैं। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 प्लस माध्यिका। ठीक है, यहाँ बहुलक की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 प्लस माध्यिका, और यहाँ पर है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो अगर हम देखें तो ये आपका, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यम जो है इस तरफ आ सकता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 3 यम में से 1 यम जाएगा तो 2 यम यहाँ पर भी बचेगा, और माइनस 2 यम। तो 2 यहाँ से कॉमन मिल रहा है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पर हो जाएगा यम माइनस यम, यानी ये कैपिटल यम है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कैपिटल यम है ये माध्यिका है, और ये जो स्मॉल यम है वो माध्य है। 2 से 2 खत्म हो गया, तो कितना का आंसर आया, तो ए का आंसर आया। यानी जो माध्यिका है और माध्य में आंसर जो है, यानी अंतर जो है वो कितने का है, 1 का है। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं हमारा 1 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि 2 अंकों की वह संख्या बताइए जो अंकों के गुणनफल के 3 गुना हो। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं।
बिना ऑप्शन के ऐसे प्रश्न को लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और हो सकता है आंसर भी ना आए। यहाँ पे देखिए संख्या है हमारा 12, पहला ऑप्शन लेते हैं। संख्या है 12, कह रहा है कि वह संख्या बताइए जो अंकों के गुणनफल का 3 गुना हो, यानी अंक हैं 1 और 2, इनका गुणा करवाएंगे 2 होगा और 2 में फिर से 3 कर देंगे तो आपका 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, जो कि संख्या के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि इनके अंक का आपस में गुणा करवा के जो आएगा उसमें 3 से गुणा करवा देंगे। अगर 3 से गुणा करवाने के बाद वही संख्या बनती है तो वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर लिखा है 2 और 8, 2 और 8 का गुणा करा देंगे 16, 16 में अगर हम 3 से गुणा कराएं तो 48 आ जाएगा, जो कि 28 के बराबर नहीं है, यानी ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। 4 और 2 का हम लोग क्या करवा दें, गुणा करवा दें। 4 और 2 का गुणा करवा देंगे 8, 8 में फिर से 3 का गुणा करवा देंगे 24 आ जाएगा, जो कि संख्या ही है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपया और 15,000 रुपये के निवेश निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया, मतलब पैसा वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाएगा? तो उमर है और कौन है, अविनाश है। उमर कितने के लिए कितना पैसा लगाता है, तो 10,000 लगाता है, लेकिन ये 12 महीने के लिए लगाता है। अविनाश क्या करता है, 15,000 रुपया लगाता है, लेकिन किसी कारणवश 8 महीने में ही वापस पैसा ले लेता है। इनका अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 12 और यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे 8। तो 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 और 2 पंचे 10 और 5 तिहाई 15, यानी 3 से 3 खत्म, तो आ गया 1:1। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें बी में 1:1 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। साझेदारी का ये प्रश्न था, बहुत ही इजी था, हम लोग सॉल्व कर लिए। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न होने वाला है वो कह रहा है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई जो राशि है वो 6 वर्ष में 942 रुपया हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश बताइए। तो सबसे पहले इसका ब्याज निकालिए। ब्याज अगर हम मूलधन मानते हैं पी है, तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन जो कि 942 है माइनस मूलधन जिसको हमने पी माना है। अब ब्याज यानी एस आई बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, पी इंटू आर इंटू टी, यानी मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अब ऐसा ही आपको पता है, कितना पता है, 942 माइनस पी, और पी की जगह पी ही रखेंगे क्योंकि यही ज्ञात करना है। आर दिया है 9.5 और समय दिया है 6, बटा हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखिए 6 पंचे 30 हो जाएगा और 6 नवाई 54, 54 और कितना हो जाएगा 3, 57। तो आप 100 से गुणा करवा लीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 94200। यहाँ पर हो जाएगा 100 पी और यहाँ पर हो जाएगा 57 पी। अब देखिए 100 में 57 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 157 पी बराबर आपका 942 फिर 00। अब आपको 157 से काटना है, तो आप जानते हो 15 छक्का 90 होता है, यानी इसको काटेंगे तो पी बराबर हो जाएगा 600 रुपया। तो कितना रुपया निवेश करना चाहिए उसको, 600 रुपया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। कहने का मतलब ये है कि इनका वर्गमूल आपको निकालना है और बताना है कि किसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या का मतलब ये होता है कि इनका वर्गमूल निकालेंगे तो जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वही अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप जानते हो 1024 का निकलता है, आपका इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, तो किसका नहीं निकलेगा, आपका आपका 2048 का। कैसे, देखिए 1000 जो 24 है वो होता है आपका 32 का, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है आपका 2401 ये होता है आपका कितना, यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे 2401, इसका 2 खंड करते हैं तो 1 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा आपका 41 का, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको देखें, इसको देखते हैं तो क्या होता है आपका 40 जीरो, यहाँ पे 96, तो इसका भी खंड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, ये 6 है तो ये 4 या 6 आएगा और ये हो जाएगा 6, यानी ये 64 का होता है। यानी ये हो गया 64 का, ये हो गया 41 का और ये हो गया 32 का, यानी इनका निकल पा रहा है, लेकिन 1000 आपका जो 2048 है उसका नहीं निकल पा रहा है। यही आपका आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो तरीका हम लगाए हैं यहाँ पे वर्गमूल निकालने का, ये हम अपनी वीडियो में पहले ही बता चुके हैं, मतलब वीडियो अपलोडेड है।
आपका वर्गमूल निकालने का शॉर्ट ट्रिक से। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जाकर उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका से हमने बताया है उसको। यहाँ पे देखिए लिखा है आपका 17वां में कि निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? मतलब बताना है भिन्न में से कौन भिन्न बड़ा है। तो देखिए मामला है 29/6 और 43/12 के बीच। तो हम जानते हैं कि इसका लसा ले लीजिए तो 12 ही आएगा। 6 दूनी 12, 29 दूना हो जाएगा 58 और यहाँ पे 12 एकम 12, 43 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 58 बड़ा है 43 से, इसका मतलब ये आपका बड़ा है। ठीक है? और ऑप्शन नंबर पहले से ही मैच कर गया और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी और 18वें प्रश्न में। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बाँटा गया है। 3 लोग हैं, तपस है, अवि है और ऋषि है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टी से तपस, ए से अवि और आर से ऋषि कर देते हैं। इनके बीच केक को जब बाँटा गया, तो तपस को केक का 1/2 भाग मिला। तपस को कितना मिला? 1/2 भाग। जबकि जो ऋषि है, उसको 1/3 भाग मिला। शेष अवि को मिला, यानी शेष कितना होगा? तो आप जानते हो इन दोनों को जोड़कर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5/6। तो कुल भाग अगर हम 1 माने तो 1 में से 5/6 घटाएँगे तो 1/6 मिला, मतलब बचा जो कि अवि को मिला है। तो पूछ रहा है अवि को कितना भाग प्राप्त हुआ? तो 1/6 ऑप्शन नंबर बी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो 18 प्रश्न हम करवाए हैं, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये रेलवे एग्ज़ाम 2024 के लिए आपका वीडियो था, जिसमें हमने 18 प्रश्नों को लगाया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहली बार अगर आए हैं और आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करके भी जाइए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी के साथ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।